Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today April 8 we will discuss this topics from current affairs. आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, जहां पर हम लोग एक फंड की बात करेंगे जो इंडिया और यूएन के डेवलपमेंट इंडिया और यूएन के पार्टनरशिप से जनरेट होता है। इसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, यूएन का क्या रोल है, और ये जो नाम दिया गया है डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, तो ये किस रीजन के डेवलपमेंट को डेडिकेटेड। The second topic would be biogas और गोबर गैस which was mentioned in the news। एलपीजी सॉर्टर की वजह से ना इसके ऑल्टरनेटिव्स की काफी बात हो रही है कि नेचुरल गैस को हम यूज कर सकते हैं, हम गोबर गैस को यूज कर सकते हैं। तो आज हम गोबर गैस बायोगैस के फंक्शंस को देखेंगे। थर्ड वुड बी अ टर्म विच इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स। नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स ये न्यूज में था, हम इसको आज डिस्कस करेंगे कि ये नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। इससे रिलेटेड अगर आरबीआई एसोसिएटेड है जैसे, तो उसका क्या रोल है, आरबीआई ने इसको लेकर क्या डिसीजंस लिए हैं, वो हम बात करेंगे। एक और चीज, नॉन डेरिवेबल डेरिवेटिव्स पे आरबीआई ने जो अभी नए एक्शंस लिए हैं ना, इसका इंपैक्ट रूपी के स्टेबलाइजेशन पे भी पड़ेगा, रूपी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो। आप इसको मेंस के आंसर्स में भी अपना यूज कर सकते हो। देन फोर्थ वुड बी इलेक्शन पिटिशंस इन इंडिया। हम इलेक्शन पिटिशंस इन इंडिया की बात करेंगे कि इलेक्शन पिटिशंस को किस तरह से फाइल किया जा सकता है। फिफ्थ होगा नेवीज प्रोजेक्ट 17A, और हम वहां पे आईएनएस तारागिरी की बात करेंगे। और लास्ट में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो कम टू द फर्स्ट टॉपिक। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के ऊपर। उसकी अभी एक नई मीटिंग हुई है ना, इंडिया यूएन रिव्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड ऑपरेशंस। अभी नई मीटिंग हुई, उसकी फिर से लेटेस्ट मीटिंग हुई न्यूयॉर्क में। आते हैं हम इसके डिटेल पर। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फंड इज अ कोलैबोरेटिव फाइनेंशियल मैकेनिज्म को फंडेड इन इक्वल प्रोपोर्शन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और इसको जानने के लिए आपको यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड या इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के डिटेल्स चाहिए। आ जाओ पहला स्टेटमेंट पर ही, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कैसे सही है गलत है। ये जो फंड है ना, इसको एस्टेब्लिश किया गया 2017 में, और यहाँ पर कमिटमेंट क्या रखा गया, 150 मिलियन का, जिस फंड को देने का काम एक्सक्लूसिवली कौन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे यूएनडीपी कोई फंड वगैरह नहीं दे रही है। हमारा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था कि इस फंड को इंडिया और यूएनडीपी दोनों मिलकर एलोकेट करेंगे, नहीं, इट इज एंटायरली फंडेड, एक्सक्लूसिवली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या हो गया भैया, वो रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फंड आर एक्सक्लूसिवली हैंडल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इस फंड का जो मैनेजमेंट है ना, वो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन यही देखता है। सो अब यहाँ पे जब साउथ साउथ कॉपरेशन की बात हो गई, तो इसका मतलब कि जो ग्लोबल साउथ नेशंस, मतलब जो डेवलपिंग नेशंस हैं या लिस्ट डेवलप नेशंस हैं, राइट, इनके यहाँ इन रीजन्स में क्या डेवलपमेंट हो सकता है इस 150 मिलियन फंड से, राइट, इस चीज को हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन देखने का काम करेगा। सो मेन एजेंडा इसका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कहां पर, डेवलपिंग नेशन या लिस्ट डेवलप्ड नेशंस में। ठीक है, और चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कॉमनवेल्थ विंडो अंडर दिस फंड। इस फंड के अंदर ना एक विंडो है, मतलब एक पार्ट है जिसको कॉमनवेल्थ विंडो बोलते हैं, इज स्पेसिफिकली मैंडेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलप्ड कॉमनवेल्थ नेशंस टू मीट देयर डोमेस्टिक क्लाइमेट चेंज टारगेट। अब ये स्टेटमेंट तो खुद को ध्यान से पढ़ो तो भी आपको गलत समझ में आ जाएगा कि जब हम फंड बना रहे हैं डेवलपिंग नेशंस के लिए, इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डेवलप्ड कॉमनवेल्थ नेशन को क्या ही पैसा देंगे, इंडिया वो भी डेवलप्ड कॉमनवेल्थ नेशंस को क्यों ही पैसा देगा, उनको क्यों पैसों की जरूरत पड़ने लगी। सो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अभी तक कितने करेक्ट थे, ओनली वन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओनली वन। कॉमनवेल्थ नेशंस को पैसा दिया जाएगा, बट वैसे कॉमनवेल्थ नेशंस को गाइज जो कि क्या है ना, अभी वीक है, लिस्ट डेवलप या डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप नेशंस को नहीं। जहां तक कॉमनवेल्थ ग्रुप की बात होती है, तो यहाँ पे 56 इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं या सोवरेन स्टेट्स आते हैं, जो कभी वंस अपॉन ए टाइम ब्रिटिश कॉलोनी या उसकी टेरिटोरी के पार्ट होते थे, लाइक आवर नेशन इंडिया। ओके, इनको कॉमनवेल्थ बुला रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट किसके ऊपर है, ये है इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के ऊपर, जहां पर ये कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश का एक गांव है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में एकोनी विलेज, एकोनी गांव है, जहां पर ना रेसिडेंट्स को एलपीजी क्राइसिस का कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो बायोगैस यूज कर रहे हैं, इसलिए उनको एलपीजी क्राइसिस की कोई दिक्कत हुई ही नहीं। आ जाइए पहला स्टेटमेंट क्या, द डेली यील्ड ऑफ गोबर गैस और बायोगैस फ्रॉम रूरल डाइजेस्टर्स टिपिकली एक्सपीरियंस अ नोटिसेबल डिक्लाइन ड्यूरिंग द विंटर सीजन।
अब यहाँ पे बायोगैस की डिटेल्स क्या है वो हम समझेंगे। यहाँ पर सर्सन क्या दिया हुआ है कि गोबर गैस जो है ना या बायोगैस ये ना एक्चुअली विंटर सीजन के टाइम में इसका जो प्रोडक्शन है, जो यील्ड है, वो डिक्लाइन करता है। और देखो बात सही है। क्यों डिक्लाइन करता है? क्योंकि बायोगैस जो है ना वो एक प्रोसेस पर डिपेंड करता है जिसको मेथनोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि वार्म एनवायरनमेंट में गर्मी के दिनों में ना ज्यादा फास्ट होता है। तो जब ये मेथनोजेनेसिस ज्यादा फास्ट होगा, गोबर गैस का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और ठंडी के दिनों में ना मेथनोजेनेसिस का प्रोसेस ना स्लो डाउन हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई जब मेथनोजेनेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन है तो बायोगैस का प्रोडक्शन स्लो डाउन होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को। ये बता रहा है कि क्यों प्रोडक्शन स्लो डाउन होता है। राइट? क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में ये स्लो डाउन हो जाता है। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। अब आ जाओ बायोगैस के ऊपर। तो बायोगैस जो है उसके कंपोजिशन की हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम क्या रहता है? 50 से 75% तक मीथेन। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो लगभग 25 से 50% तक के बीच होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, अमोनिया, ये सब भी थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो बायोगैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू है ना गाइस, वो कम होता है एलपीजी के कंपैरिजन में। अब किसी भी गैस का या किसी भी फ्यूल का जब कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा, इसका मतलब ना उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट में ज्यादा लार्ज वॉल्यूम में उसकी जरूरत पड़ेगी सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए। सो अगर हम एक तरफ बायोगैस लें एक तरफ एलपीजी लें तो एलपीजी कम प्रोपोर्शन में ही ज्यादा हीट जनरेट कर देगा एज कंपेयर टू बायोगैस, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, इसलिए ज्यादा बायोगैस चाहिए होगा सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए। ये एक लिमिटेशन है बायोगैस का। बाकी दूसरा लिमिटेशन क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंसी होना, कि विंटर सीजन में कोल्डर टेम्परेचर्स में बायोगैस का जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अदरवाइज गोबर से और बाकी एनिमल वेस्ट से, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से बायोगैस बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है जिसको हम मेथनोजेनेसिस बोलते हैं, है ना? एनएरोबिक डाइजेशन के प्रोसेस में होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस है, बट इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि बायोगैस ना रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि यार एनिमल वेस्ट ये खत्म नहीं होने वाला है, एग्रीकल्चरल वेस्ट खत्म नहीं होने वाला है, हम इसे बना सकेंगे। दैट्स व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल बायोफ्यूल। दूसरी तरफ एलपीजी जो है वो रिन्यूएबल तो है नहीं। बायोगैस जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स, यूएस ईरान के झगड़े पे डिपेंड नहीं करता है। एलपीजी उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। बायोगैस के जो बाई प्रोडक्ट है ना, मतलब जो गैस बन के निकला उसको तो हमने फ्यूल के फॉर्म में यूज कर लिया, जैसे उत्तर प्रदेश के हमारे गांव वाले कर रहे हैं। बट बायोगैस का जो बाकी जो वेस्ट बच जाता है ना, उसको भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। और बड़ा अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि एनएरोबिक प्रोसेस में जब डिकम्पोज किया जाता है ना एनिमल वेस्ट को, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम अगर प्रेजेंट रहते हैं उन वेस्ट में, तो वो अब आपके पास फर्टिलाइजर के रूप में अच्छे से यूज हो सकते हैं। दैट्स वेरी मच यूजफुल। राइट? और वीड फ्री भी होता है। क्यों वीड फ्री होता है? क्योंकि वो वीड वगैरह सब तो जलकर गैस में कन्वर्ट हो गया, तो आपके पास सिर्फ फर्टिलाइजर बच जाता है। सो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो वैसे बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट तो होता है। राइट? न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अच्छा है। इसको हम प्रोडक्शन जब करते हैं तो ये डिपेंडेंट नहीं होता किसी भी क्राइसिस के ऊपर। दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। उत्तर प्रदेश के गांव में जिस तरह से यूज किया जा रहा है, इसको हम धीरे धीरे दूसरे रीजन में भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। थर्ड टॉपिक है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स के ऊपर। एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर अभी आरबीआई ने बैन लगाया है, नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स के ऊपर। तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें समझना है कि नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स हैं क्या, क्यों इसके ऊपर आरबीआई ने बैन लगाया, और रूपी स्टेबलाइजेशन में ये कैसे काम करता है। आ जाइए पहले स्टेटमेंट पर। The non-derivable derivatives mandate the physical delivery and exchange of underlying restricted currency upon the maturity of contract. एक्चुअली देखो यहाँ पर ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी एसोसिएटेड, कोई फिजिकल डिलीवरी यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है एनडीडी के केस में। ठीक है? ये बस ना एक पेपर पे होता है और ये मार्केट प्राइसेस के अकॉर्डिंग वोलेटाइल होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहला स्टेटमेंट कर लेते हैं, कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं है। दूसरा क्या? द सेटलमेंट ऑफ एन एनडीटी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड प्योरली बाय पेइंग द नेट डिफरेंस between the pre-agreed contract rate and the actual market spot rate in a freely convertible currency. यहाँ पर जो पेमेंट किया जाता है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि यहाँ पे जो पेमेंट किया जाता है ना, वो दो चीजों का डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस होता है पहला वाला रेट, जिसको हम प्री एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट रेट बोल रहे हैं, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, एनडीडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, तो वहां पर जो रेट थे। और फिर जो एक्चुअल मार्केट रेट है मैच्योर होने के डेट में, सपोज कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया क्या 1 जनवरी 2026 को, और मैच्योर हो रहा है 1 जनवरी 2028 को,
तो वहां पर जो रेट है उन दोनों के बीच का जो मार्जिन निकाला जाता है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है वही डिफरेंस पे करना होता है एनडीडी के केस में, राइट। तो दिस इज एनडीडी डेरिवेटिव, नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव्स। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। Third, SIN and DD are exclusively traded in offshore financial hubs to bypass domestic capital controls. They fall completely outside the regulatory purview of Reserve Bank of India. ऐसा नहीं है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परव्यू से बाहर नहीं है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अथॉरिटी में है तभी तो आरबीआई ने बैन किया है ना, बाहर होता तो कैसे बैन करता। कॉमन सेंस लगाना है, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से भी ध्यान रखेंगे। 3 भी रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, द आरबीआई रिसेंटली रिस्ट्रिक्टेड डोमेस्टिक बैंक फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द एनडीडी मार्केट टू कर्ब aggressive speculative betting and prevent the artificial depreciation of Indian rupees। एकदम करेक्ट। एनडीडी जो ना एक्चुअली में फॉरेन करेंसीज में डील कर रही थी और वहां पर ना इंडियन रुपीज को लेकर अलग अलग स्पेकुलेशंस को भी सपोर्ट किया जा रहा था कि रुपीज की वैल्यू गिर रही है, रुपीज की वैल्यू गिर रही है, और काफी ज्यादा रुपी वीक भी हो गया था डॉलर के कंपैरिजन में। तो आरबीआई ने एक एक्शन लिया। आरबीआई ने क्या बोला डोमेस्टिक बैंक्स को कि जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कि आप ऐसे किसी भी एनडीडी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। Why? Because this entity markets which are operating from tax haven nations or outside India, they actually make Indian rupee volatile। दैट्स वाई ये डिसीजन भी लिया गया। फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नॉट करेक्ट ढूंढना था 1 एंड 3 चूज करेंगे, करेक्ट ढूंढना होता तो 2 एंड 4 चूज करते। अब आ जाइए एनडीडी के ऊपर। तो समझिए ऐसे कि एनडीडी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे दो पार्टी, जैसे पार्टी ए एंड पार्टी बी, वो एक किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। वहां पे प्रेजेंट में मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट रेट, ये पिक्चर देखो राइट साइड में देखो, समझ में आ जाएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक डेट पे साइन किया गया और शुरू में कॉन्ट्रैक्ट रेट जो था वो था 4.50%। बट जब फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हुआ फ्यूचर डेट पे, तो कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना है 4.80%। तो अब क्या किया जाएगा, इन दोनों के बीच का ना मार्जिन निकाला जाएगा। तो कितना मार्जिन हो गया, पार्टी ए ने कॉन्ट्रैक्ट रेट साइन करवाया था 4.50 पे, और पार्टी बी जो है जिसने कॉन्ट्रैक्ट रेट साइन किया था फ्यूचर डेट पर 4.80 पर। तो पार्टी ए जो है उसको ना लॉस बियर करना पड़ेगा, और वो पार्टी बी को जितना भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, सपोज यहाँ पर ओवर 300 यूएस डॉलर जो है, ये किसको पे करेगी, पार्टी बी को। सो ये एनडीडी कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल क्या होता है, दो पार्टी साथ में आती है, कोई फिजिकल एसेट यहाँ पर नहीं होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हैं फ्यूचर डेट को लेकर कि फ्यूचर डेट में नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज में क्या बेनिफिट होगा। नॉन कन्वर्टेबल करेंसीज यूज की जाती हैं। हाँ, यहाँ पे ना स्पेकुलेशन मार्केट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेकुलेशंस लगाया जाता है कि इंडियन रुपीज का ये स्टेटस होगा, फलाना देश की करेंसी का ये स्टेटस होगा। तो इसके वजह से ना ये लोग ना मैनिपुलेट भी करते हैं, क्योंकि किसी करेंसी के बारे में अगर सपोज मान लो, और बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, कोई छोटे छोटे लोग नहीं, तो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर रूपी के बारे में स्पेकुलेशंस बना रहे हैं, तो वो स्पेकुलेशन ना कहीं अफेक्ट करता है रूपी के वैल्यू को। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रूपी वाज डिक्लाइनिंग एज कंपेयर टू डॉलर। इसलिए आरबीआई जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है यहाँ पर, उसने इसको बैन कर दिया है। आपको इतना याद रखना है। और उसे इंस्टेंट रिकवरी भी देखी गई। यूपी पहले 95 में था, 95 पर यूएस डॉलर था। जैसे ही एनडीडी को बैन किया गया ना, रूपी में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, 93.10 पर यूएस डॉलर हुआ है। तो थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया, इंस्टेंट रिकवरी भी देखी गई। ओके। द फोर्थ टॉपिक इज अबाउट इलेक्शन पिटिशंस इन इंडिया। इलेक्शन का माहौल चल रहा है देश में, तो इलेक्शन पिटिशन की बात कर ले, राइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखो, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, दैट इलेक्शन पिटिशंस मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम इलेक्शन पिटिशंस की डिटेल्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, अंडर द आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एन इलेक्शन पिटिशन चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी फाइल्ड डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इलेक्शन पिटिशन जो फाइल किया जाता है ना, उसको देखो तीन अलग अलग जगहों पे फाइल किया जाएगा। जब इलेक्शन पिटिशन लोकसभा के चुनाव से रिलेटेड है या राज्यसभा के चुनाव से रिलेटेड है, मतलब पार्लियामेंट से या स्टेट असेंबली से रिलेटेड, तो उसको कहाँ फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। याद रखेंगे, जब लोकसभा का चुनाव, पार्लियामेंट वाला चुनाव हो गया, या राज्यसभा का चुनाव हो गया, या स्टेट असेंबली का चुनाव हुआ, इलेक्शन पिटिशन हाई कोर्ट में फाइल होगा। बट जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की बात आती है, उनके इलेक्शन की बात आती है, तो इलेक्शन प्रेसिडेंट को हम कहाँ, इलेक्शन पिटिशन को हम कहाँ फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। फिर जब लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज की बात आएगी, उस केस में इलेक्शन पिटिशन को कहाँ फाइल किया जाएगा, जो भी लोअर कोर्ट है या स्टेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, वहां पर इसको फाइल किया जाता है। तो तीन अलग अलग प्लेसेस हैं जहां इलेक्शन पिटिशन फाइल होगा। इन तीन कैटेगरी में आपको इसको याद रखना है। बाकी व्हाट इज इलेक्शन पिटिशन, तो इलेक्शन पिटिशन एक जुडिशियल मैकेनिज्म है, द सोल जुडिशियल मैकेनिज्म टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ अ डिक्लेयर्ड इलेक्शन रिजल्ट। कि कहीं पे इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, पर किसी पर्सन को
कौन सा पर्सन, वो एलिजिबिलिटी भी देख लो कि जो रजिस्टर्ड वोटर है, रजिस्टर्ड इलेक्टर है, या कोई कंटेस्टिंग कैंडिडेट था। रजिस्टर्ड वोटर भी एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट दोनों इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोनों को जब ये लगा कि नहीं, इस इलेक्शन में कुछ गोलमाल हुआ है और गोलमाल करके सामने वाली पार्टी जीती है, अगर उनको ऐसा लगता है, तो वो 45 डेज के अंदर, राइट, इलेक्शन रिजल्ट के 45 डेज के अंदर इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और वो इलेक्शन पिटीशन इन कंडीशंस में अप्रूव हो सकता है। जैसे हाई कोर्ट में जाके फाइल किया गया सपोज एमपी या एमएलए के इलेक्शन से रिलेटेड, तो हाई कोर्ट क्या देखेगी, हाई कोर्ट ये देखेगी कि क्या किसी करप्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया था उस कैंडिडेट ने। हाई कोर्ट ये देखेगी कि उसका जो इलेक्शन का जो नॉमिनेशन पेपर था, क्या वो प्रॉपरली एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था। तो इन सारे कंडीशंस को देखकर हाई कोर्ट ना उसके रिजल्ट को फाइनली क्वेश्चन कर सकती है। हालांकि हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको अपील किया जा सकता है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, राइट। सो इट यू नीड टू रिमेंबर कि हाई कोर्ट के डिसीजन को इलेक्शन पिटीशन के केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अब इतना याद रखकर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग था। दूसरा क्या, एनी रजिस्टर्ड इलेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ क्वेश्चन holds the legal right to file an election petition within 45 days of the declaration of election result। करेक्ट है ये, अभी देखा हमने। The improper acceptance or rejection of a candidate's nomination papers by the returning officer is a valid statutory ground for declaring election void। ये भी सही है, ये भी हमने देखा कि इस कंडीशन पे void कर सकते हैं। Fourth, if a high court passes a judgment declaring an election void, the decision is considered final and binding। नहीं, ये तो गलत है, डिसीजन ना बाइंडिंग नहीं होता है। डिसीजन जो है उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, ओनली 2 आर इनकरेक्ट। मुझे चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक इज अबाउट नेवीज प्रोजेक्ट 17A। और उस नेवीज प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड एक स्टील्थ फ्रिगेट की बात होगी, आईएनएस तारागिरी की, जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टील्थ फ्रिगेट। आज हम समझेंगे स्टील्थ फ्रिगेट भी क्या है और नेवी प्रोजेक्ट 17A क्या है, दोनों चीज समझेंगे। आ जाइए, पहला स्टेटमेंट, आईएनएस तारागिरी इज एन एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट कंस्ट्रक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 17A, a naval initiative where all the ships are named after prominent mountain ranges in India। ये एकदम करेक्ट बात है। प्रोजेक्ट 17 इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है जहां पे ये टारगेट रखा गया था कि हम 7 एडवांस्ड स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाएंगे। अब ये स्टिल्थ, ये फ्रिगेट क्या होते हैं, तो फ्रिगेट ना वर्सटाइल व्हीकल्स होते हैं, मीडियम साइज के वॉरशिप होते हैं। ये दोनों काम कर सकते हैं, ये दोनों काम कर सकते हैं, मतलब कि ये एंटी एयर वॉरफेयर में, एंटी सरफेस वॉरफेयर में, इन सारी चीजों में यूज किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं बट छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। ये डिफेंस के लिए एज वेल एज ऑफेंस के लिए दोनों केस में यूज होगा, कि हाई स्पीड वॉर में भी और मैन्यूवर करने के केस में दोनों जगह पर आप इसको यूज कर सकेंगे प्रॉपरली। सो फ्रिगेट्स आर वेरी मच यूजफुल। और इंडियन नेवी ने यही प्रोजेक्ट 17 ने डिसाइड किया कि हम इसके अंदर 7 एडवांस्ड स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाएंगे, जो स्टिल्थ होगा, दुश्मन के रडार पे डिटेक्ट नहीं होगा, और उसका नाम ना हम माउंटेन के नेम्स पे रखेंगे। तो कौन कौन से, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी एंड महेंद्रगिरी, ये 7 नाम पर 7 फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे अंडर द प्रोजेक्ट 17। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। दूसरा क्या, फ्रिगेट्स आर प्राइमरली मासिव हेवी डिस्प्लेसमेंट वॉरशिप्स। नहीं, मासिव नहीं होता है ना, मीडियम साइज होता है। डिजाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेशनरी कोस्टल डिफेंस। अभी मैंने बोला कि नहीं, अटैक के लिए भी यूज किया जाएगा, है ना, लैक ऑफ स्पीड वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो फ्रिगेट की खासियत है, मैन्यूवर बढ़िया कर सकता है, स्पीड से चल सकता है। तो वन ओनली इज करेक्ट, करेक्ट होना था। ठीक है, आईएनएस तारागिरी की अगर बात करें तो काफी 75% तक इसमें इंडिजीनियस कंटेंट है, जिसको मजगांव टेक्स शिप बिल्डर्स ने डेवलप किया है। 75% तक इंडिजीनियस कंटेंट है, और बाकी जो भी एडवांस सिस्टम हो सकते हैं उनसे लेस है आईएनएस तारागिरी। उसकी डिटेल्स तुम यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कंबाइंड डीजल और गैस इंजन यूज किया गया, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स है, ये सारी चीजें हैं कि हम इनको इनको यूज करके इवन डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी यूज कर सकते हैं, और जब नेवल वॉरफेयर की बात आएगी वहां पर भी इनका यूज पॉसिबल होगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन पर था, जहां पर पहला स्टेटमेंट मैंने दिया था दैट इंडिया हैज नेवर रिसीव्ड यूएन्स हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर दैग हार्मोस्कोल्ड मेडल। एक्चुअली रॉन्ग है। दैग हार्मोस्कोल्ड मेडल इंडिया को 2023 में मिला था, जब इंडिया के ये पीस कीपर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पोस्टेड थे। इट मीन्स इन 2023 इंडिया हैड ऑलरेडी रिसीव्ड यूएन्स हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर, द डैग हैमर्सकोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए, किनको मिला था, शिशुपाल सिंह, सांवला राम बिश्नोई को मिला था, राइट। और सिविलियन यूएन वर्कर साबिर ताहिर अली को भी मिला था। तो भारत की तरफ से भी ये लोग हो गए।
सेकंड स्टेटमेंट क्या, इंडियाज कंट्रीब्यूटिंग टू यूएन पीस कीपिंग बिगेन विथ इट्स पार्टिसिपेशन इन द यूएन ऑपरेशंस इन कोरिया इन द 1950s। एकदम सही बात है कि भारत ने बहुत शुरू से ही 1950 से ही यूएन पीस कीपिंग में पार्टिसिपेट किया है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। थर्ड, देर इज नो इंडियन ट्रूप्स इन द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये मैंने परसों के भी प्रीसिक्योर में डिस्कस किया था कि लेबनान में अभी भी इंडियन पीस ट्रूप्स हैं। एक्चुअली इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो कई जगहों पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया के लोग वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं। इनकरेक्ट नहीं, हमें करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा, टू ओनली। करेक्ट ढूंढना होता तो हम 1 एंड 3 ओनली चूज करते, हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट, तो टू ओनली इज करेक्ट आंसर। ठीक है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जहां पर ये पूछा गया, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल एरिया। कि कोस्टल एरिया के कंपैरिजन में इनर कॉन्टिनेंट्स में टेम्परेचर काफी हाई होता है, क्यों ऐसा? पहला स्टेटमेंट क्या, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। ये देखो एक्चुअली करेक्ट है कि कोस्टल रीजन और जो इंटीरियर पार्ट होता है ना किसी भी कॉन्टिनेंट का, वहां पे ना वाटर और लैंड के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसके वजह से भी यू कैन ऑब्जर्व एंड डिफरेंस इन एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉट लैंड जो है वो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वाटर की केस में ऐसा नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखेगा। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। एक्चुअली इट इज रॉन्ग, क्योंकि ओशंस या कॉन्टिनेंट दोनों ना अलग अलग एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट हाई एल्टीट्यूड पर होगा और ओशन लो एल्टीट्यूड पे, ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। कई ओशंस भी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। वैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स एक रीजन होता है टेम्परेचर डिफरेंस का, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन बिटवीन यूनिवर्सल, दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन बिटवीन बिहाइंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इंटीरियर रीजन और कोस्टल रीजन में है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग विंड्स इंटीरियर के सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थर्ड रॉन्ग। फोर्थ, हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट। ये तो पूरा उल्टा हो गया ना, एक्चुअली कोस्टल रीजन में ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू इंटीरियर रीजन। सो हमारा आंसर क्या होगा, वन ओनली, यही करेक्ट था बस। अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ जाओ। आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक न्यू टर्म जो कि अभी न्यूज में मेंशन था। न्यू टर्म नहीं, मतलब एक बड़ा पॉपुलर टर्म जो न्यूज में मेंशन है, न्यूक्लियर ट्रायड के ऊपर। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर से रिलेटेड। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल के प्रीसिक्योर के सेशन में फिर हम मिलेंगे, नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद। और हाँ, एक और बात, कल असम में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, सो गो एंड पार्टिसिपेट एंड यूज योर राइट टू वोट। ओके, ऑल द बेस्ट अगेन, जय हिंद।